नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई की वो खास खबर जो वर्तमान समय की सुर्खियां बटोर रही है। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर जो आज चर्चा का विषय बनी है। संस्कृति और संस्कार की भूमि मुंबई में श्री रामलीला उत्सव समिति पार्क साइड के आंगन में एक अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण साकार हुआ। अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन दीप प्रज्वलन और वीणा वादिनी के चरणों में श्रद्धांजलि के साथ आरंभ हुआ। प्रभु चरणों में शीश झुकाकर श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे, रामलला के दर्शन करूं कि स्वर्ग से सुंदर मोक्षदायिनी अपनी अयोध्या की नगरी। यह आयोजन केवल काव्य का नहीं बल्कि राष्ट्र भावना का उत्सव बन गया जब मंच पर कदम रखा देश के जाने माने कवि और कवयित्रियों ने डॉक्टर रजनीकांत मिश्र, IRS आयुक्त डॉक्टर कुंदन यादव, श्री दमदार बनारसी, श्रीमती सपना सोनी, श्री सुमित ओरछा, श्री ज्ञान प्रकाश गर्ग और श्री अभय निर्भीक तो शब्दों की आग बन गई, भावनाओं की गंगा वहां दी। इन कवियों ने हर रचना पर गूंजी तालियां, हर शेर पर झूम उठते। के समान है राम जी की हर कथा तो प्रेरणा का नाम है, राम जी की हर कथा तो प्रेरणा। आदर की पिता सम लेखा, सुमंत्र जी को जब राम जी ने देखा तो कैसे आदर किया, पिता के समान आदर किया। ये नहीं देखा कि ये तो हमारे राज्य कोष के कर्मचारी हैं। आज जब रामत्व परिवारों में घट जाता है तो पुराने लोग जो काम करते थे वो छोड़ करके चले जाते हैं, कहते हैं जो बबुआ हमारे सामने पैदा हुआ आज हम पे हुक्म चलाएगा, हम न रह पाएंगे, अब तो बाबूजी के साथ काम करने वाले लोग। रामत्व के दर्शन होते रहते हैं। भैया आप लोग भी पुरुषों में कहीं बैठ जाओ, आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई, बताना पड़ता है कि पुरुषों में ही बैठना है। हम चल सके उसी पर जो राम जी का पथ है, आपके स्नेह की हमको यही शपथ है। और रामलीला उत्सव समिति का कार्यक्रम है क्यों प्रारंभ की होगी, 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं मेरे युवान मित्र बैठे कि वाल्मीकि तुलसी और कम्बन की वाणी में इस कवि सम्मेलन को इन 4 पंक्तियों के आधार पर रख करके खड़ा करने की कोशिश करता हूं कि वाल्मीकि तुलसी और कम्बन की वाणी में सारा सार समाहित है सरयू के पानी में। सतयुग से कलयुग की समस्याएं भिन्न किंतु सबका हल मिलेगा तुम्हें राम की कहानी में। हाँ जरूर पीएम बनेंगे, भले 10 मिनट के लिए बनेंगे जरूर। उसने जो उपाय बताया वो उपाय आप तक पहुंचा रहा हूँ। उसने कहा कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, इसके वादों पर जनता को अब विश्वास नहीं होगा, और जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। अब कुछ लोग ताली वाली नहीं बजाएंगे। देखिए कवियों से नाराज होकर आप कहीं जा नहीं सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और उसने उसको सजा सुनाई कि इस कवि को सुबह होते ही बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दिया जाए। सिपाहियों को यह आदेश दिया कि जरा नजर रखो ये रात भर करता क्या है। अब वो कवि बेचारा अपनी बंदीगिरी में इधर से उधर घूमता रहा, यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, उसने उसे बुलवाया, भाई अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। राजा ने कहा, कवि ने कहा, हुजूर माई बाप, मैंने अपनी कुंडली बनारस के एक ज्योतिषी से दिखाई थी, उसने बताया बेटा तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी। आप राजा हैं, आपको देख के नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई का मखमल वाला मुझे खिलौना नहीं चाहिए। पापा मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई का मखमल वाला मुझे खिलौना नहीं चाहिए। बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है। दिवाली पर धुलते कपड़े अले न तुम मुझको दिलवाना, होली में पिचकारी बुझिया पापा तुम कुछ भी मत लाना। कब कहता हूँ चाट मुझे दो, कब कहता हूँ चाट मुझे दो,
क्या फिर तोड़ के सहारा दे दो पापा, अपने बच्चे को तुम्हें आकर सिर्फ सहारा दे दो पापा, पापा अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। कल रात तुम्हारी लाडो मोबाइल में खड़ी हुई थी, उसकी एक 3 साल की छोटी बहन होती। मैं इस मंच पर सर एक शहीद के परिवार की सबसे सच्ची तस्वीर रखने जा रहा हूं, आपका मन मानता हूं। मेरा बहुत ही प्यारा छोटा भाई संदीप सिंह यहाँ उपस्थित है, तो बहुत बड़ा छंदकार है, यहाँ पर आपके एक बड़े विभाग में काम करता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और ये पंक्तियां मैं उसे समर्पित करता हूँ। कस्टम में आप काम करते हैं। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल में खड़ी हुई थी, पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल में खड़ी हुई थी, पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है, मम्मी अंदर रो लेती है, उसके दुख की था नहीं है। सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर सो लेता हूँ, जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूँ। अपनी बाहों में भरकर तुम, अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सारा दे दो पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो पापा। उसकी ओर तिरंगा जब तुम्हारे पर सोए के अपने कागजात और कविता की अंतिम पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ। यदि आपने कभी किसी शहीद के अंतिम दर्शन किए हैं तो थोड़ी देर में वो दृश्य जीवंत करूंगा और मैं अपने जीवन की सच्ची जी हुई पंक्तियां, भोगी हुई पंक्तियां आपके बीच रखूंगा। आपका मन मानता हूं पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर दो। तो मैं प्रणाम करता हूं। मेरे पिताजी यही मुंबई पुणे से रहते हुए पूरे देश में सेना में अपनी सेवाएं दी। मैं आज इस भूमि पर हूँ, इस मुंबई में मैंने भी अपना बचपन बिताया है सेना के लगन में। तब मैं पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में कसकस रोए थे। सीने पर अनगिन गोली थी, सीने पर अनगिन गोली थी, धड़ के संग से साथ नहीं था, पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया ताया हाथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया ताया हाथ नहीं था। घर पर भारी भीड़ जमा थी, विदा कीजिएगा, घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे, हर होठों पर नाम तुम्हारा, भारत माँ के नारे थे। वापस फिर तुम कब आओगे असंभव है, लेकिन मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मेरा जो मानना है कि हमें ये प्रश्न करने का अधिकार सर मिलना चाहिए। वापस फिर तुम कब आओगे, उत्तर हमें हमारा दे दो पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो पापा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जो आया है वो जाएगा, इस कथन को झुटला रहे हो, महाजन के सूद की तरफ बढ़ते ही जा रहे हो। पहले तुम साइकिल देखकर चुप हो जाते थे, लेकिन आज BMW भी कम है। पहले तुम साइकिल देखकर चुप हो जाते थे, लेकिन आज फॉर्च्यूनर भी कम है। मुझे इसी बात का गम है। तुम्हारे साथ होने से साधारण सी लड़की भी रूपवती, और न होने से रूपवती भी राक्षसी हो जाती है। लड़के वालों की निगाहें सोने चांदी की खरक में खो जाती हैं, और मुझे तो तुमसे नफरत आने लगी है। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो तुमसे नफरत आने लगी है, जब से बहुएं तुम्हारी वजह से जलाई जाने लगी है। अरे हरमी मत कर इतनी बेशर्मी, माना कि तुझे नहीं हो सकती है जेल, लेकिन किसी की जिंदगी से तुम खेल। माना कि तुझे नहीं हो सकती है जेल, लेकिन किसी की जिंदगी से तुम खेल। जवाब दे, तुमको जहरीला नाग है। जवाब दे, तुमको जहरीला नाग है। किसी टूटे हुए बांध का पानी या फिर जेठ की लगी आग है, दोनों कंट्रोल नहीं होते हैं। जेठ की आग लग जाए, फायर ब्रिगेड आएगा, रुकेगा नहीं। और बांध अगर टूट जाए तो आपने देखा ही है, कई जगहों में पूरा सैलाब आ जाता है। तो दहेज इस तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो जवाब दे, तू तो जहरीला नाग है,
किसी टूटे हुए बांध का पानी या फिर जेठ की नमी याद है, तब दहेज में अट्ठास करते हुए उत्तर दिया कि मानो मैं नहीं, असल में तुम ही हो सबसे बड़े दानव। मानो मैं नहीं, असल में तुम ही हो सबसे बड़े दानव, क्योंकि तुमने से हर व्यक्ति अपने विवाह पर तो मुझे पुचकारता है, लेकिन खुद की बहन बेटी की शादी पर धिक्कारता है। मानो तुम ही हो सबसे बड़े दानव, क्योंकि तुमने से हर व्यक्ति अपने विवाह पर तो मुझे पुचकारता है, लेकिन खुद की बहन बेटी की शादी पर धिक्कारता है। और मुझे अपने खत्म होने की चिंता नहीं, न ही किसी बात का डर है। तो देखिए, भारतवर्ष में 926 नारियों पर 1000 घर हैं। ये संख्या आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको कि पूरे भारतवर्ष में 926 नारियों पर 1000 घर हैं, और यदि परिणामी 74 व्यक्तियों का भी दूध हमें चढ़ेगा तो हम जैसे नागों का जहर अवश्य ही बढ़ेगा। और ज्यादा बकबक मत कर, देख ले, नारी ही नारी की दुश्मन हो जाती है। तू पता कर ले, अधिकतर सासें ही बहुओं को जलाती हैं। नारी ही नारी की दुश्मन हो जाती है, अधिकतर सासें ही बहुओं को जलाती है। और ज्यादा ज्ञान मत बढ़ाओ, तेरी भी खड़िया खड़ी होने वाली है, क्योंकि बेटिया 10 साल में बड़ी होने वाली है। तभी तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अभी बहुत जवान लड़ रहा है, फिर भी मौन हूँ। अभी बहुत जवान लड़ रहा है, फिर भी मौन हूँ। अभी भी है, इसलिए मौन हूँ। अभी मुझे भी मुश्किल है, इसलिए। एक और कविता मैं आपको सुना के अपना स्थान लूंगा। ये 4-5 साल पहले की बात है। मैं गया था बनारस, वहां मुझसे किसी ने पूछा कि भैया डाटा क्या होता है। डाटा भराने के लिए बोले डाटा क्या होला भैया, लड़का मांगा तो पैसा 250 रुपया की डाटा उड़ा गए हो, मतलब कि डाटा खत्म हो गया है। मैंने कहा डाटा तो होता है, आपको जरूरत बोले मांग रहा है बच्चा। उन्होंने सोचा कोई वस्तु होगी, तो मोबाइल देखा, उसको एक छोटी सी जंग को पूर्ण करता है, आप उसका आनंद लें कि बिना छुए मसी कागज अपना कबीर विवेक जगावा। मैंने उसको बनारसी में भी लिखा है और खड़ी बोली में भी लिखा है, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ काफी लोग शहर में अपने महकते गीत लाई हूँ, मैं दासा की धरा से प्यार का संगीत लाई हूँ। मेरा सपना को अपना जो अपनों से यहाँ गए, मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। खबर है गर्म और इश्तिहार ताजा है। खबर है गर्म और इश्तिहार ताजा है। खबर है गर्म और इश्तिहार ताजा है। जो जुर्म तूने किया उसमें मेरा साझा है। मैं ये ऐलान सरेआम किए देती हूँ, बस एक तू ही मेरी सल्तनत का राजा है। बस एक तू ही मेरी सल्तनत का राजा है। बस एक तू ही मेरी सल्तनत का राजा है। नजर मिला के चुराने की बात मत करना, कभी भी दिल को दुखाने की बात मत करना। हर एक तौर मुझे आजमा लिया तुमने, बस अपना हाथ छुड़ाने की बात मत करना। बस अपना हाथ छुड़ाने की बात मत करना।
केवल कवियों का मंच नहीं था, यह हमारे अपने संवेदनशील नागरिकों, अधिकारियों और समाज सेवियों का संगम था। मंच पर विराजमान रहे प्रमुख अतिथि जीएसटी कमिश्नर अखिलेश पांडेय, पूर्व कस्टम कमिश्नर के एस मिश्रा, संपादक ब्रिजमोहन पांडेय, राष्ट्रवादी नेता श्रीकांत मिश्रा, डॉक्टर दीप नारायण शुक्ला, उद्योगपति रवि अग्रवाल, प्रकाश पांडेय, राष्ट्रवादी नेता एवं उद्योगपति श्री उत्तम जैन, वरिष्ठ पत्रकार श्री दयाशंकर पांडेय, उद्योगपति श्री संजय मिश्रा, शिवसेना नेता डॉ सुबोध बावदाने, समाजसेवी श्री आईएमपी पांडेय, आरकेएस ग्रुप के चेयरमैन श्री संजय मिश्रा, जेएमडी ग्रुप के चेयरमैन श्री हरीश पांडेय, समाजसेवी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, उद्योगपति श्री अशोक तिवारी, युवा उद्योगपति श्री प्रणव उमाकांत दुबे, रेलवे अधिकारी श्री अजय मिश्रा, पवई विकास सेवा समिति के अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय, आशीष तिवारी सहित मंच पर कई कस्टम और जीएसटी तथा प्रशासनिक अधिकारी सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे और अनेक मान्यवर जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को गौरवान्वित किया। सभी अतिथियों का समिति अध्यक्ष श्री प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल और प्रमुख श्री राहुल शुक्ल तथा समिति के लोगों द्वारा श्री रामनामी शाल, पुष्पगुच्छ, संकल्प पत्रिका भेंट कर स्वागत किया गया। हस्ते पक्ष स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं, हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। जब भी आपकी तालियां कमजोर है क्षमा कीजिएगा, तालियों का उत्सव उठाइएगा। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नति सुदृढ़ होती डाली है। इनके लौहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना सिर झुकाता हूँ। अपना शीश झुकाता हूँ। लौहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा जलता था। सर मैं थोड़ा सा कटु होना चाहता हूँ, लेकिन जिम्मेदार मंच पर हूँ। मैं वादा करता हूँ कि बात भी जिम्मेदारी पूर्वक करूँ। लौहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा जलता था। देश के अंदर देश तोड़ने वालों का तल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे। समिति के अध्यक्ष श्री प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल को 2025 रामलीला महोत्सव की सफलता के प्रतीक स्वरूप मानस गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। यह उनका नहीं, पूरे समाज का सम्मान था। उन सभी का जिन्होंने राम कथा, कविता और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जय सिंहपुर प्रमुख श्री राहुल शुक्ल टीम का भव्य स्वागत कर जैसे मुंबई की धरती भी गर्व से मुस्कुरा उठी। और जब आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो समिति की ओर से सभी सहयोगियों, मीडिया कर्मियों और समर्पित कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया, क्योंकि यही लोग हैं जो हर सपना को साकार में बदलते हैं। आज 11 दिवस के बाद में जो जैसे इन्होंने बताया हमारे भाई ने कि 11 दिवसीय यज्ञ चल रहा था यहाँ, आज 11 दिवसीय यज्ञ का समापन हुआ है। कवि सम्मेलन के बाद मैं अपनी समिति को और समस्त पार्क साइड की जनता को और दूर दूर से जो हमारे भाई बंधु सब लोग आते थे रोज रामलीला देखने, यहाँ बिरहा का आयोजन हुआ, बिरहा देखने आए, कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, कवि सम्मेलन देखने आए। मैं सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं हमेशा अपनी समिति से एक चीज़ की अपेक्षा करते आया हूँ और करता रहूँगा कि जैसे फौलाद की तरह इन लोग हमारे अगल बगल आगे पीछे हमेशा खड़े मिलते हैं, मुझे हर जगह से संरक्षित करते हैं, वैसे ये मुझे संरक्षित करते रहें। और मेरे लायक जो भी चीज़ें होंगी, इन लोग जो भी आदेशित करेंगे, मैं इस समिति का अध्यक्ष इन्होंने मुझे बनाया हुआ है, तो मैं इनके हर विश्वास पे खरा उतरूंगा, ये वादा भी करता हूँ। तो 60 साल जब पूरे होंगे तो क्या अपेक्षाएं रहेंगी लोगों की, और आपकी क्या संकल्प रहेगा कि 60 साल में किस तरह से? इस बार 59वां साल था हमारी समिति का। अगले वर्ष निश्चित रूप से ये 60 वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे और इससे भी दिव्य भव्य आयोजन हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। रामलीला उत्सव समिति ने इस बार हमने देखा एक पत्रिका ऐसी बांटी की जिसमें खर्चा लेना और खर्च किया गया पैसा एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जबकि समितियों में देखा जाता है कि कोई हिसाब देने से लोग बचते हैं,
लेकिन प्रभाकर शुक्ला और उनकी टीम ने खुलेआम, मैंने देखा कि जितने यहाँ दर्शक आए थे रामलीला देखने, उनके बीच में उसको वितरण किया। क्या ऐसा उद्देश्य था और क्या उसका मकसद? उद्देश्य मात्र एक है, पारदर्शिता। हमारी श्री रामलीला उत्सव समिति जो है पारदर्शिता के लिए जानी जाती है। हमारे समस्त कार्यकारिणी सदस्य, चाहे कोई सिर्फ सदस्य है, कोई सक्रिय सदस्य है, कोई यहाँ पदाधिकारी है, चाहे जो हो, हमारे लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। यहाँ तक कि हमारी जो पार्क साइड की जनता है, इन लोग जो है चंदा संग्रह करते हैं। कोई 20 रुपया देता है, कोई 50 रुपया देता है, कोई 1 रुपया देता है। तो कम से कम उन लोगों को सबको ये पता चले कि हाँ, चंदा संग्रह कर रहे हैं, खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सार्वजनिक कर देते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, हमारी समिति को। सब लोग देखें और हमारी कोई गलती हो तो हमें आके अवगत कराएं, हम लोग अपनी त्रुटि को सुधारेंगे, निश्चित रूप से उसको सुधारेंगे। अब रामलीला संपन्न है, कमेटी का और जनता का कैसे आभार व्यक्त करेंगे? रामलीला संपन्न जरूर हो गई है, लेकिन क्या है कि ये बीड़ा हमने उठाया हुआ है सिर्फ 1 वर्ष के लिए नहीं। हमने ये बीड़ा उठाया है, जब तक जीवित रहेंगे हम सब, तब तक ये रामलीला चलती रहेगी। एक व्यक्तित्व जो आपके पिताजी स्वर्गीय चंद्रशेखर शुक्ला जी का नाम बार बार हर घंटे हर घड़ी लिया जाता था, उस समय कैसा महसूस आपकी कमेटी को होता था और क्या कहेंगे? हमारी कमेटी को ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनका नाम लिया जाता था तो लोग थोड़े से मतलब भावुक होते, हाँ, भावुक हो जाते थे, असहज महसूस करने लगते थे। कोई किसी की आंखें नम हो जाती थी, क्योंकि हमारे पिताजी ने जो है इस कमेटी को अपनी जान दे दी। और उन्होंने कहा कि ये सब जो है अलग अलग परिवार से हैं, अलग अलग, मान लीजिए कोई पांडे है, कोई सिंह है, कोई यादव है, बहुत सारे लोग हमारे समिति में हैं। लेकिन मैंने देखा हुआ है पिताजी का कार्य करने का तरीका कि हमेशा उन्होंने सबको अपने बगल में बिठाया और सबका सहयोग किया और सबसे सहयोग प्राप्त किया। इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे पिताजी के प्रति इन लोग जो निष्ठा और जो भाव से काम किए हुए हैं, मैं इनके लिए निश्चित रूप से आभारी हूँ, इन लोग को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने देखा होगा विनय भैया, आप हर साल उपस्थित रहते हैं। इस बार डे 1 से और आज तक जनता ने जो प्रतिसाद दिया है वो वाकई में भैया अविस्मरणीय है। तो जनता की यही सही श्रद्धांजलि श्री चंद्रशेखर भाई साहब के लिए थी और जनता हमारे साथ जुड़ी है, हमारे कार्यक्रम से जुड़ी है। आपने और एक प्रश्न उठाया था कि आप खुलेआम बैलेंस शीट का ये बताते हैं, लोगों में बांटते हैं। तो भैया ने बताया कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। देखिए, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो संस्था नहीं चलती है। रोज़ 2 संस्थाएं खुलती हैं, 2 संस्थाएं बंद होती है। आज हम 59वें साल में हैं। सम्मानीय राजनारायण सिंह के नेतृत्व से जो श्रृंखला शुरू हुई और बड़े भाई साहब चंद्रशेखर शुक्ल ने आगे बढ़ाई और हमारे भतीजे रिंकू जी इसको और आगे ले जा रहे हैं। फिर यहाँ आकर एक अनुभूति अलग फील होती है कि आज हम अपने जो पूर्वज ने हमको सिखाया था कि राम भगवान क्या हैं, नहीं है, वो आज जनरेशन जो नहीं जानती है, वो यहाँ आके आज की जनरेशन है जो नहीं आना चाहती, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है, उनको अच्छा ही नहीं लगता है। बट हमारा उम्मीद रहती है, हमारी इच्छा रहती है कि बच्चे आए, देखें और अपनी पुरानी संस्कृति में ढलें। जो जिस तरह का रामलीला संपन्न हुआ, व्यवस्थाएं रहीं, कैसा महसूस करते हैं इस? और थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि इस संस्था का न्यू 1967 में बाबू राजनारायण सिंह ने रखी थी। वो संस्थापक थे और हैं। उसके बाद कल 24 साल तक लगातार हमारे बड़े भाई स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी इसकी अध्यक्षता किए और उनके मार्गदर्शन में हम लोग ने सतत 24 साल तक रामलीला किया। और इस साल भी, अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि लोग जब स्वर्गीय भाई साहब का नाम लेते थे तो आपको कैसा लगता था। हम पूरे समिति को ऐसा लगता था को है यहाँ पे बैठे हैं। जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि अध्यक्ष के रूप में हम समझते हैं कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर शुक्ला जी इन्हीं के रूप में विद्यमान है, क्योंकि मैं इन्हीं के रूप में उनको हम लोग देख रहे हैं और हम लोग इनके निर्देशन में काम कर रहे हैं। और ये पहला साल, इसके पहले अध्यक्ष इन्होंने थे, ये पहली साल इनके अध्यक्षता में फुल फ्लेश काम हुआ। और हमारी समिति ने अभी तक जितना योगदान दिया, इस बार हमारे समिति के जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जोश और होश और ईमानदारी से लोग 12 दिन, आज 12वां दिन है, 12 दिन लगे रहे। मैं सबको समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रहा सवाल, आप बोलते हैं जैसे इसके पहले हम लोग जब 25 वर्ष हुआ था तो इसका एक बार मनाए थे बहुत अच्छे से।
भाई साहब के संरक्षण में उनकी जब अध्यक्ष 50वां वर्ष हुआ था, गोल्डन जुबली मनाए थे, हाई कोर्ट से ऑर्डर और हाई कोर्ट से ऑर्डर लाए थे। एक छोटी सी बात हो गई थी, उसी पे कुछ दिक्कत आ गई थी, रातों रात हम लोग पिटीशन दायर किए और दूसरे दिन हाई कोर्ट का ऑर्डर हमको मिला कि अगर रामलीला अगर मैदान में नहीं होगा तो क्या रोड पे करेंगे। ये प्रशासन को कहा उन्होंने, और उसके बाद हमको ऑर्डर मिला। अगले साल हमारी समिति के जितने लोग हैं, ये लोग एक एक स्तंभ हैं। जितना इन्होंने मेहनत किया, हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और अभी भी खड़े हैं। आप देख रहे हैं इसमें घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, लेकिन कोई हिला नहीं है। यहाँ पे खाना की व्यवस्था रखा गया सुरुचि भोज समिति तरफ से, लेकिन लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। इतना इनके अंदर जोश है कि यहाँ पे खड़े अध्यक्ष साथ में। और 2025 की भव्य रामलीला महोत्सव जो संपन्न हुआ प्रभाकर शुक्ल की अध्यक्षता में, उसी के उपलक्ष्य में समिति परिवार की तरफ से मानस गौरव पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और मैं आशा करता हूं कि जो गौरव पुरस्कार इनको मिला है, इस पुरस्कार का आदर करते हुए समिति परिवार को और हमारे जनता जनार्दन को रामलीला समिति के माध्यम से सजोए रखेंगे। आज कैसा लगा? आज रामलीला उत्सव समिति में रामलीला का भी सम्मेलन था। मैं पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया हूँ। बहुत ही सुंदर व्यवस्था इन्होंने की है और बहुत ही अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ, और आगे भविष्य में भी इससे बेहतरीन सुविधा बनाए, यही मैं चाहता हूँ। एक पल पहले हरी घास खून से लथपथ देख के किसका दिल न दहले। जीवन की थी आस पर टूटती जा रही थी सांस, बिखरते स्वप्न को कोई बचा सके ऐसा प्रहरी भी नहीं था पास। बदहवास आंखें आंसू निरंतर बह रहे, बदहवास आंखें आंसू निरंतर बह रहे, बिखरे चंदन टूटी चूड़ियां मेहंदी महावत से कह रहे। बदहवास आंखें आंसू निरंतर बह रहे, टूटे कंगन बिखरी चूड़ियां मेहंदी महावर से कह रहे। और तालियों की गूंज अब आपकी होगी कि देशों में होता अगर कॉपरेशन। आप राजनीति से भी जुड़े हो भैया, ये लाइन आप वहां सुनाना कि देशों में होता अगर कॉपरेशन तो आज ये ऑपरेशन नहीं होता। कोई जाके समझाओ उन्हें, सुलगते दिलों में कभी सीज फायर नहीं होता। अगर स्वयं विधर्मी हो जाते हैं, जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो जाएंगे। अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू हो जाएंगे। अगर हम हिंदू हो जाएं तो भोपाल स्टेशन पर दो लड़के बैठे, वहां पर एक भोपाल में बड़ा अंतरराष्ट्रीय धर्म का सम्मेलन होता है, तभी लड़ जाते हैं। आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहाँ धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। यहाँ धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। जिस लोक में जन्मोगे उस लोक विज्ञान का विद्यार्थी वहीं से 4 पंक्तियां फिर कह रहा हूं इसी गोत्र की। जी स्वागत। जिस लोक में जन्मोगे उस लोक में मर जाओगे, शोक का कारण बनोगे शोक में मर जाओगे। प्रकृति का भी कायदा है, उसका भी कुछ न्याय है। थोक में जन्मोगे तो धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो जाएंगे। अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू हो जाएंगे। पूजा जब तक संध्या वंदन अपनाया तो धर्म बचेगा। शिखा और माथे पर चंदन यदि लगा तो धर्म बचेगा। शिखा और माथे पर चंदन यदि लगा तो धर्म बचेगा। यहाँ मेरे सनातनी भाई बैठे, मैं सबसे कहता हूँ थी जो पूर्वजों की परंपरा पुरानी तो साथ रखो। वेद मंत्रों से मंत्रित कोई वाणी तो साथ रखो। बनो तुम आधुनिक कितना, फिर भी मेरे भाई अपने हिंदू होने की कोई तो निशानी साथ रखो। बहुत अच्छे प्यारे। पूजा जब तक संध्या वंदन अपनाया तो धर्म बचेगा। शिखा और माथे पर धर्म बचेगा। बच्चों को मंदिर ले जाकर पर्व दिखाओ, धर्म बचेगा। और उन्हें निज परंपरा का गर्व सिखाओ, धर्म बचेगा। और उन्हें निज परंपरा का गर्व सिखाओ, धर्म बचेगा। जहां हर हिंदू को गले लगाया, नेक रहे तो धर्म बचेगा। और जात पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। जहां
जात पात का भेद जाग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। और अगली पंक्ति बड़े इशारे से पढ़ूंगा, आप इशारे से समझ जाना कि धर्म रक्षा में योद्धा बन तैयार रहे तो धर्म बचेगा, यदि घरों में अस्त्र शस्त्र हथियार रहे तो धर्म बचेगा। वाह वाह वाह। राम जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि छोड़ा सब राजपाट, छोड़ी सब ठकुराई, बंधु बांधव छोड़ दिए और प्रिय कौशल्या माई, पर कंधे का धनुष न छोड़ा। रामलीला के मंच पर हूं जी, पर कंधे का धनुष न छोड़ा, ना तरकश ना तीर, धर्म की रक्षा शस्त्र करेंगे सिखा गए कभी। धर्म के किसी के निशाने पर फिर गाय गौरी और गंगा नहीं होंगे, किसी के निशाने पर फिर गाय गौरी और गंगा नहीं होंगे, आसमान में लहराएंगे कदमों में तिरंगा नहीं होंगे। सब धर्मों का सम्मान और सब मजहबों का सम्मान, पर संगठित और शक्तिशाली बनो, फिर देखना तुम मुल्क में कभी दंगा नहीं होंगे। बहरहाल खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।